अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हर ज़ाविये से मैं खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ सना करीम। हमेशा की तरह आज भी हमारे जो प्रोग्राम में है अहम तरीन मौज़ूआत होंगे जिनको हम शामिल करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे अपने अहम तरीन जो हमारे मौजूद पैनलिस्ट हैं उनसे। तो सबसे पहले मैं वो मौज़ूआत और वो टॉपिक्स आप तक पहुँचाना चाहूँगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किन मौज़ूआत पर आज बहस होनी है। PTI कौमी असम्बली से इस्तीफ़े और सूबाई असम्बलियों की तहलील के मौक़िफ़ पर डट गई है, जबकि चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात और मुशावरत नहीं होगी। एक ही हल है और वह है कि हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे। 15 से 30 दिसंबर इंतहाई अहम है। कौम इलेक्शन की तैयारी पकड़ ले। शेख रशीद अहमद का ये कहना है। PTI का हुकूमती अरकान की बरियत के तमाम फैसले जो है चैलेंज करने का ऐलान भी सामने आया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी एक अहम तरीन रिमार्क सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफे मंजूर करने का अगर हुक्म दें तो क्या PTI तैयार है, अगर 4 रोज़ दिया जाए, जिस पर उनके वकील की जानिब से भी कहा गया कि जी बिल्कुल PTI तैयार है। साथ ही अपने नाज़रीन को ये बताएं कि PTI अरकान फ़ोन करके इस्तीफे कबूल ना करने का कहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। दूसरा जो अहम तरीन हमारा टॉपिक है वो ये है कि IMF प्रोग्राम की वापसी तक डिफ़ॉल्ट का खतरा रहेगा। मिफ्ता इस्माइल का ये अहम तरीन जो है बयान सामने आया है। हुकूमती मौक़िफ़ की उन्होंने तरदीद कर दी है। जबकि आज अहम तरीन माशी टीम का इजलास भी हुआ था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और उसमें मुल्क दिवालिया नहीं होगा, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के ख्वाहिशमंद जो हैं वो मायूस होकर रहेंगे, जिस पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से भी ये कहा गया कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं है। और उसके बरक्स जो बात आई सामने वो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझे अच्छे तरीके से नहीं हटाया गया, इसहाक़ डार ने मेरे खिलाफ प्रोग्राम्स बनाए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि इस्तेहकाम के लिए अमीरों पर हर सूरत टैक्स लगाए जाएँ, जिस पर वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत की गई है कि डॉलर की स्मगलिंग जो है उसको रोकने के लिए सख्त तरीन एक्शन लिए जाएंगे। और लास्ट में जो हमारा अहम तरीन टॉपिक होगा वो ये है कि वसाइल की तकसीम पर इत्तेहादी नाराज़ हैं। हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं, जबकि रेकोडिक और बलूचिस्तान के वसाइल मरकज़ी हुकूमत को तफवीज़ करने पर BNP के तहफ़्फ़ुज़ात भी जो हैं वो कायम है। साथ ही आपको बताएं कि हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं वो उनसे नाराज़ दिखाई, जिस पर वज़ीर आज़म रेकोडेक कानून साजी पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुतहर्रिक नज़र आए। और उन्होंने कहा कि BNP के साथ तमाम तर मामला जो हैं वो हल कर लिए जाएंगे। रेकोडिक मंसूबे के हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता उनकी जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है। तो अब मैं अपने मौजूद पैनलिस्ट का तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह हमारे मौजूद सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। साथ ही हमें ज्वाइन करेंगी सीनियर तजियाकार सना मिर्ज़ा हमारे साथ होंगी, जबकि तजियाकार नसीम सिद्दीकी और सीनियर तजियाकार यशवीन जमाल भी हमारे साथ मौजूद होंगी। उनसे उनकी अहम तरीन आरा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले जो है रुख करूँगी मैं सज्जाद मीर साहब का। सज्जाद मीर साहब क्या कहेंगे, PTI कौमी असम्बली से इस्तीफ़े और सूबाई असम्बलियों की तहलील के मौक़िफ़ पर डट चुकी है, जबकि हुकूमत मुद्दत पूरी करने के मौक़िफ़ पर कायम रहेगी या नहीं? असल में लाहौर में आज बड़ी तेज़ किस्म की सरगर्मियाँ थी। ये मुलाकातें परवेज़ ज़राई की भी हुई और मूनुसलाई की भी हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के इजलास बुलाए हैं, मुसलसल मिलान बुला भी रहे हैं। सदर के भी लाहौर में आने की इत्तला है। बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन अब इमरान का जो ऐलान आया है वो ये कि 17 को वो लिबर्टी चौक पर जलसे में ऐलान करेंगे कि वो कब असेंबलियाँ तोड़े हैं। और उन्होंने कहा हमारे पास अब कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हम असेंबलियाँ तोड़ें और कौमी असम्बली से भी अलग हों और उसके बाद बात को आगे बढ़ाएं। असली तौर पर ये एक सिचुएशन ऐसी है जो यकीनन मुल्क के जो मसाइल हैं, बुहरान है, उनको तेज़ करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जवाब में हुकूमत ने क्या सोचा है मैं कुछ कह नहीं सकता। शुरू में जब आया था तो हुकूमत का ख्याल था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगी, इससे टरखा देगी, रूल लगा देगी, इससे टरखा देगी, या उसको कहेगी चीफ मिनिस्टर को कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। और अगर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होती तो खैबर पख्तूनख्वा वाले तहलील नहीं करेंगे। कुछ इस किस्म का एक प्लान था, यहाँ कुछ उनकी हिकमत अमली होगी। पर ख्याल उनका यही था, पिछले दिनों में ये हो गया था कि इमरान असेंबलियाँ तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है कि वो बैठे हुए हैं, पंजाब में बैठे हुए हैं, पनाह में बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी उनकी यहाँ बैठे हिफाजत कर रहे हैं, पंजाब की पुलिस पर पूरा उनको एतबार नहीं है, और उनकी बहुत सी ऐसी सहूलतें हैं जो इन हुकूमतों की वजह से उन्हें हासिल है। लेकिन मेरा ख्याल में इमरान के पास भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि वो यू टर्न ले सकते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि यू टर्न ना भी लें तो इस बात को डिले कर सकते हैं। बहुत कुछ राय जो है इन्हीं 15-20 मिनट के दौरान जब से ये इमरान का बयान आया है मैंने लोगों की सुनी है, या लोग फ़ोन करके ये इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहा जाए ये सूरत हाल गैर मामूली है।
और इमरान अगर इसकी तरफ जाते हैं तो यकीनन एक मुल्क की सतह पर एक बहरान की नक्शा पैदा होगा। एक उन्होंने रखा हुआ है, वो अदलिया से भी दरखास्त कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, मैं फौज नहीं कहता चलिए, उनको भी कह रहे हैं कि देखिए आप मुल्क की खातर और मुल्क को बचाने की खातर मुल्क के हालात को बेहतर करें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मुल्क की इकॉनमी, अब वो ये नहीं कह रहे कि 3 साल 3.5 साल में जो मैंने खराब की थी, ये जो उनके मुखालिफ कह रहे हैं वो भी इसके जिम्मेदार है। वो कहते हैं मैं 6% पे छोड़ के गया हूँ, फिर आप -1% कर दें और उसके बाद 6% पे ले जाएं, तो वो तो 6% ही तरक्की महफूज हुई। जीडीपी का अगर आप रेशो निकालें तो जो उस जमाने में था इनके इमरान के आने से पहले, वो कहीं बेहतर था इमरान के काम के वक्त से। अब भी कोई बेहतर नहीं है, बहुत खराब है। और लेकिन मईशत की, मैं अभी मईशत का लफ्ज कहना नहीं आया। मैं तो हैरान होता हूँ कि इतनी देर में कुछ सिखा दे उन्हें, सीख ले उन्हें इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अच्छे रिकॉर्ड लगाता है बिलावल का, खुद उसको ये लफ्ज़ नहीं। ठीक जो है तशवीशनाक। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। सना मिर्जा क्या कहेंगे आप? देखिए सना, आपके जो आज का सवाल है सेगमेंट का ना, उसके 2 हिस्से हैं, अगर हम इसको सही तरह एक्सप्लेन कर सकें। एक तो ये कि खान साहब डटे हुए कि असेंबलियां तोड़ चाहती है, मुद्दत पूरी करे। अगर मैं खान साहब की बात करूं तो आज का जो उनका बयान है बड़ा मज़ाक़ खेज है कि 17 दिसंबर को हम असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 17 दिसंबर बिल्कुल वैसा ही, जब इस्लामाबाद में कुछ रोज पहले आए थे तो उनके पास कहने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ये कह दिया कि जी हमने फैसला किया है कि हम केपी और लाहौर की पंजाब की असेंबलियों से हम निकलेंगे, लेकिन अभी हमने इसमें अपने इत्तेहादियों से बात करनी है। तो आपने जब बात नहीं की तो आपने इतना बड़ा ऐलान कैसे कर दिया? फिर आप 17 तारीख को भी आप ये नहीं कह रहे कि हम असेंबलियों से इस्तीफे दे रहे हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि इस हवाले से हम ऐलान करेंगे। अब सिचुएशन ये है कि खान साहब पंजाब से निकलकर, केपीके की हुकूमत से निकलकर, गिलगित बिल्तिस्तान की हुकूमत से निकलकर, कश्मीर की हुकूमत से निकलकर बेसिकली इस्लामाबाद में अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा करना चाहते हैं और प्रेशर देना चाहते हैं इस गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को, कि वो बिला आखिर उनको इलेक्शन की तारीख देने के ऊपर मजबूर हो जाएं। क्योंकि हाल ये है कि मईशत बैठ चुकी है और इस वक्त हमें पैसा कहीं से मिल नहीं रहा। IMF का जो नवा रिव्यू प्रोग्राम है अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। तो खान साहब इस मौके को यूटिलाइज कर रहे हैं कि हुकूमत किसी तरीके से उन तमाम हालात से निपटने के साथ साथ उनका ये मसला भी हल कर दे कि उनको इलेक्शन की डेट मिल जाए। लेकिन अब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इस वक्त खान साहब, मोनी सलाही साहब की मुलाकात, उसमें भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। मोनी सलाही साहब एक पैगाम लेके उनके पास पहुंचे हैं। फिर ये कि लंदन में नवाज शरीफ साहब से शुजात साहब के बेटे की मुलाकात भी होनी है, ऑब्वियसली वो भी कोई मैसेज लेके जाएंगे। शुजात साहब जरदारी साहब का इंटरेक्शन पहले ही हो चुका है। परवेज इलाही साहब मिन्नतें कर रहे हैं कि जी मार्च से पहले आप खुदारा असेंबली को डिसॉल्व करने की बात नहीं करें। अभी चंद रोज पहले 100 अरब रुपए से ज्यादा का जो बजट था पिछले साल का, बल्कि रवां साल का जो भी चल रहा है, इस बजट में से तकरीबन 100 अरब से ज्यादा का अमाउंट उन्होंने अपने सिर्फ 3 हलकों में, मंडी बहाउद्दीन में, वजीराबाद में, गुजरात में एलोकेट किया है। वहां पर 200 से 250 के करीब मंसूबे हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम करवाना है। अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो गई तो वो बजट कहां इस्तेमाल होगा? वो अगले इलेक्शन में वापस कैसे आ सकेंगे? वो जो 20-25 सीटें उनके पास है वो उनको किस तरीके से मिलेंगी? तो नहीं वाले कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहां पर लाहौर का जो एक नया डेवलपमेंट प्लान है उसमें खान साहब के फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जिनके बड़े फाइनेंशियल स्टेक्स लगे हुए हैं, और अगर वो डेवलपमेंट प्लान अप्रूव नहीं हो पाता इस सीएम के होते हुए, जो कि परवेज इलाही साहब के थ्रू होना है और LDA के थ्रू होना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। अगर परवेज इलाही साहब हट गए तो अगला सीएम हो सकता है कि उसको करे और वो तमाम का तमाम जो पैसा है वो भी डूब जाए। लेकिन ये खबरें हैं जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में और लाहौर दोनों जानिब गर्दिश कर रही हैं। सदाकत इनमें खान साहब बेहतर बता सकते हैं क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। 17 दिसंबर को हो सकता है खान साहब अपने तमाम दोस्तों को छोड़ के अपनी सोलो फ्लाइट ले लें और कह दें कि जी असेंबलियां डिसॉल्व करनी है, लेकिन ना तो पंजाब असेंबली के मेंबरान और ना ही केपी के मेंबरान ये चाहते हैं कि असेंबलियां डिसॉल्व हो। केपी के असेंबली के जो मेंबरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वफाक से हमें पैसा मिल सके। लास्टली मैं कंक्लूड करूंगी कि जो गवर्नमेंट है जो क्लेम कर रही है कि जी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, ये बगैर परवेज इलाही और काफ लीग की सपोर्ट के ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें पहला ऑप्शन ये है कि परवेज इलाही साहब के साथ चला जाए, जो कि नून लीग नहीं चाहती लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है। परवेज इलाही साहब और मुस्लिम लीग नून दोनों ना चले तो थर्ड ऑप्शन लिया जाएगा, और वो ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवेल करना चाहेगी उस अपॉर्चुनिटी का, और उसके लिए उन्होंने अपने तौर पर 2 या 3 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट भी कर लिए हैं। अब देखना यह है कि आया मुस्लिम लीग नून और PDM का गेम प्लान कामयाब होता है या फिर खान साहब किसी तरीके से काफ लीग को कन्विंस कर पाते हैं कि वो असेंबलियों से
खान साहब की नजर में यह है कि जब तक केपी और पंजाब नहीं छोड़ेंगे, प्रेशर बिल्डिंग नहीं हो सकेगी इस्लाम के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है नसीम सिद्दीकी साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे साथियों ने बड़ी अच्छी डिबेट इसके ऊपर की है, बहुत से पहलुओं को उजागर किया है। लेकिन देखिए, मेरा ख्याल जो है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ इसको। अगर आप देखें कि इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया था, 126 दिन बैठे रहे वो कौमी असेंबली के सामने डी चौक के ऊपर, लेकिन इलेक्शन 2018 में हुए थे। यानी कि उन्होंने मोमेंटम बनाया, उनकी पार्टी जो है पॉपुलर होती गई, उनको सेटिंग की और 2018 के इलेक्शन वो जीत गए। अभी भी बात यह है कि आज 14 दिसंबर हो गई है और तकरीबन 16 दिन बाद जो है नया साल शुरू हो जाएगा। जो ही 1 जनवरी शुरू होती है तो बेसिकली वो इलेक्शन का साल शुरू हो जाएगा। अच्छा, हुकूमत का काम ये है कि वो हुकूमत करें, और जिस बयानिए को वो लेके आए थे कि इमरान खान साहब या पीटीआई की गवर्नमेंट मुल्क को दिवालिया या डिफॉल्ट करवाने जा रही थी और हमने उसको बचा लिया। वैसे मुझे तो उनकी ये मंतक समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब के दौर में 150 का पेट्रोल था 1 लीटर, 180 का डॉलर मिल रहा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे थी, एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत अच्छी थी, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छी हो रही थी, रेमिटेंसेस हो रही थी, एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों को पैसे मिल रहे थे, नौजवानों का जो उस्मान डार साहब का प्रोजेक्ट था उससे कर्जे मिल रहे थे। तो उस वक्त तो मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा था, दिवालिया के करीब जा रहा था। अब जबकि डॉलर मार्केट में मिल ही नहीं रहा, एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही, एलसीज खुल नहीं रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, ऑटो इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो मुल्क बड़े अच्छे हालात में आ गया है। और हमारे साथियों के भी मुंह जो है वो जबान गुंग हुई है। कोई इस वक्त महंगाई के ऊपर बात नहीं करता, किसी इस तरह की चीज़ को हाईलाइट नहीं करता। अभी बात हो रही थी कि इमरान खान साहब के दौर में जीडीपी -1 पे गई, बिल्कुल गई होगी, लेकिन अगर -1 से कोरोना के दौर में अगर वो उठा के 6 पे ले आए थे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उनकी कारकर्दगी थी। और दुनिया ने इस बात को माना कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद नहीं हुई बल्कि इंडस्ट्री का बूम आया। आप हमारे हमसाए ममालिक को देखें कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स कम हुई, हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हुई, तो गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कोई भी सियासी गवर्नमेंट है उसको 3 साढ़े 3 साल उसको लॉन्ग टर्म टाइम मिलना चाहिए, भले वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, भले वो नून लीग की गवर्नमेंट हो, भले पीटीआई की हो, उन्हें मुकम्मल काम करने देना चाहिए। ये जो हमारे मुल्क में साजिशें होती हैं और एडवेंचरिज्म होता है, उसकी वजह से हालात ये ख़राब होते हैं। पाकिस्तान के हमेशा मुश्किल हालात रहे हैं, लेकिन जब आप पॉलिटिकल इस तरह की एडवेंचरिज्म करेंगे तो पाकिस्तान के हालात डेफिनेटली ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इलेक्शन वाली बात पे। देखिए, इमरान खान साहब असेंबली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने रिटायर्ड हर्ट जब बंदा होता है क्रिकेट में या फुटबॉल में तो वो स्टेडियम से या ग्राउंड से बाहर चला जाता है। लेकिन इमरान खान साहब रिटायर्ड हर्ट होने के बावजूद पॉलिटिक्स में उसी तरह इन है जैसे बाकी लोग हैं, और बल्कि वो सबसे ज़्यादा इन है, क्योंकि वो इस वक्त लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, लेकिन वो घर से बैठ के जो बातें कर रहे हैं, सारी सियासत उनके इर्द गिर्द घूम रही है। वो असेंबलियाँ तोड़े या ना तोड़े, लेकिन उन्होंने इस वक्त हुकूमत को नाको चने वो ज़रूर चबवा रहे हैं, और सियासत का खेल यही होता है कि आप अपनी सियासी चालें चलें। ठीक सही है, आपका पॉइंट आ गया सर। यशवीन जमाल की जानिब बढ़ूंगी। यशवीन, आप क्या कहेंगे? तमाम तर सिनेरियो आपके सामने है, पीटीआई बज़िद है कि असेंबलियां तहलील होंगी, हुकूमत मुद्दत पूरी करने के मौक़िफ़ पर डट चुकी है, आप क्या कहेंगी? जी, बहुत शुक्रिया सना आपका, और बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों का अहाता जो है मेरे सारे साथियों ने और सीनियर्स ने यहाँ पर कर दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें जहन में रखनी चाहिए। एक तो जो आपका सवाल है, आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एक मौक़िफ़ आया और वो उस पर डट गई। तो पहले तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ एक जुमले में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि आज तक किसी मौक़िफ़ पे हमने डटते हुए अभी तक देखा तो नहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। वो आज कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कहते हैं, रात में वो बात बिल्कुल कुछ और हो जाती है और कोई और ही शक्ल बनकर सामने आ जाती है। और ये बात मैं कुछ बुनियादों पर कह रही हूँ। अगर हम स्पेसिफिकली पंजाब असेंबली की तहलील पर बात करें, बहुत सी टेक्निकलिटीज डिस्कस हो गई। थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पर्सपेक्टिव से इस चीज को अगर एनालाइज करके देख लिया जाए कि एक तो जो बात अभी सना कर रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सीनियर वुज़रा रिकॉर्ड पर आकर ये कह चुके हैं कि हमें सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बैरिस्टर सैफ ने ये बात रिकॉर्ड पर आकर कही कि हमारे कुछ वुज़रा हैं और हमारी काबीना के मेंबर्स हैं जो इत्तेफाक ही नहीं करते इस बात से और वो नहीं मान रहे मुस्ताफी होने के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि पंजाब असेंबली की भी जहां तक बात है, परवेज इलाही साहब ये बात बड़ी ही वजाहत के साथ कह चुके हैं कि मार्च तक तो मुमकिन ही नहीं है असेंबली को तहलील करना। अब खान साहब को खुश करने के लिए बेशक कहते
दस्तखत करके खान साहब को कागज देने से असेंबली तहलील नहीं होती। हाँ, खान साहब सकता है, जो कि मेरा ख्याल है मुनीस इलाही बहुत अच्छे तरीके से, परवेज इलाही साहब भी रख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब एक तो ये प्रैक्टिकल कुछ हर्डल्स हैं खान साहब के रास्ते में कि वो जब कहते हैं कि हम तहलील कर देंगे असेंबली, तो किस तरीके से करेंगे। दूसरी तरफ से अगर इसको एनालाइज करें तो यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अगर अगली तहलील होती है और इलेक्शन की तैयारी होती है, तो क्या खान साहब को ये वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कबूल हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि जो केयर टेकर सेटअप आएगा दोनों सूबों के अंदर, क्या खान साहब के जहन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहन में कहीं दूर दूर ये बात नहीं होगी कि विफाक में हमारे मुखालफिन की हुकूमत है, ये किसी ना किसी तौर असरअंदाज हो सकते हैं उस सूबाई केयर टेकर सेटअप के ऊपर? तो क्या खान साहब के लिए अगेन, खान साहब जो शफाफियत की बात करते हैं, खान साहब के उस पैमाने के ऊपर ये चीज पूरी उतरेगी? और रिटायर्ड हर्ट की जो बात कर रहे थे नसीम सिद्दीकी साहब, रिटायर्ड हर्ट वो हैं, नैरेटिव उस रिटायर्ड हर्ट की फेज में वो जरूर बिल्ड करते चले जा रहे हैं, वो बात करते हैं, अपना मौकफ देते हैं, ये उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वो बोलते जरूर है, वो बार बार एक चीज को दोहराते हैं, लेकिन सूरत हाल में इस कंडीशन में है कि वो प्रैक्टिकली बाहर निकले और कैंपेन कर सके भी नहीं होगी। उनका एक थॉट प्रोसेस ये भी नहीं होगा कि जब खान साहब खुद फिजिकली दो सूबों में, इतने बड़े सूबों में इलेक्शन जो है उसकी बात की जा सकती है। आई डोंट नो, 17 को देखते हैं कि क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट सीरियसनेस का अंदाजा यहाँ से होता है कि 26 ठीक देखिए का ये नहीं कहा कि हम मुस्ताफी हो रहे हैं, ये कहा कि मैं जून 2023 की भी हो सकती है। मेरा ख्याल है, मैं समझा खान साहब अभी तहलील की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक। तो असेंबलियाँ तहलील होती हैं या कि नहीं, या दोबारा से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब यू टर्न ले लेते हैं, जबकि हुकूमत जो है मुद्दत पूरी करने के मौक़िफ़ पर भी कायम है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दूसरे मौजू पर डिस्कशन होगी, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और नाजरीन, यहाँ पर आज के दिन आज अहम माशी टीम का इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की, और उनका इस इजलास में अहम तरीन हिदायत भी उनकी जानिब से दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की कोई भी साजिश जो है वो कामयाब नहीं होगी, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा और मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ऐसा ही कुछ कहा है वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी। और साथ ही उन्हीं की जमात के जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना है मिफ्ताह इस्माइल ने उस बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि IMF प्रोग्राम की वापसी तक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा रहेगा। तो नसीम सिद्दीकी की जानिब बढ़ूंगी, उनसे इस बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करूंगी। जी नसीम सिद्दीकी साहब। देखिए, मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट में ना जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में जा रहा है या चला जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की राह पे गामजन करे। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये हुकूमत आई थी मईशत को संभालने के लिए, उम्मीद है कि मैंने मईशत लफ्ज़ सही तौर पर यूज़ किया, नहीं तो सजाद मीर साहब मेरी दुरुस्तगी फरमा दें। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमें किसी के भी लहजे पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, जिस तरह इमरान खान साहब बिलावल के ख़िलाफ़ करते हैं और ख़ुद कुछ लफ्ज़ सही नहीं बोल पाते। अच्छा, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। बात यह है कि देखिए, मुल्क जिस तरफ जा रहा है, इनको पॉलिसीज डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, डिफाइन करनी पड़ेंगी कि मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा तो उसके लिए ये क्या इकदाम उठा रहे हैं। मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो इस वक्त हो नहीं रहे, बहुत कम है। मार्केट में आप जाके देख लें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो फ्लॉप होती नज़र आ रही है। इम्पोर्ट्स के लिए इन्होंने LCs बंद की हुई हैं। जब आपने इम्पोर्ट्स के लिए LCs बंद की हुई हैं, तो जब तक रॉ मटेरियल पाकिस्तान में नहीं आएगा, जब तक एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे। इन्होंने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम लिए। मतलब सुबह उठे वुज़रा आके टीवी पे बैठ गए, इमरान ने घड़ी चोरी कर ली, इमरान खान की बेटी आ गई। मतलब इन फजूलियात में सारा दिन हुकूमत पड़ी रहती है। ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम है कि मईशत को दुरुस्त करने आए थे, दुरुस्त करें। पहले मिफ्ताह इस्माइल को लेके आए, उनकी नाकामियाँ जाहिर की, फिर बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, PhD स्पेशल प्लेन के ऊपर इसहाक़ डार साहब को लाया गया कि वो मईशत को संभाला देंगे। और उन्होंने भी आते साथ नारा लगाया कि डॉलर को 180 पे ले आऊँगा। भाई अभी भी डॉलर 230 का है इंटर बैंक रेट पे, और 250 का मार्केट में नहीं मिल रहा, LC नहीं खुल रही। तो जब कारोबार ही नहीं होगा मार्केट के अंदर, ऑटो इंडस्ट्री उसके अंदर शट डाउन हो रहा है। आप नॉर्मल मार्केट के अंदर चले जाएं, लोग परेशान है कि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, बल्कि आजकल तो फैमिलीज परेशान है कि मेडिसिन के रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में नहीं आ रहे, जिससे आने वाले दिनों में
जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की है, शुगर की है, वो कहीं उसकी शॉर्टेज ना हो जाए। तो लोग 2-2 3-3 महीने का स्टॉक लेके घरों में रख रहे हैं। तो बात ये है कि जो चीज़ें ये दुरुस्त करने के लिए आए थे उनको दुरुस्त करें। पेट्रोलियम का मिनिस्टर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जावेद लतीफ़ साहब उनके पास कोई भी महकमा नहीं है, आके इमरान खान साहब के ऊपर सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। भाई आपने मईशत दुरुस्त करनी है और ये हुकूमत का काम है, और जो भी डीलिंग आपकी चल रही है IMF के साथ आपने उसको आगे लेके चलना है। तो उनको एक रोड मैप देना पड़ेगा कि क्या रोड मैप उनके पास है जिससे मईशत जो है वो सही रास्ते के ऊपर चलेगी। क्योंकि अगर मईशत पाकिस्तान की सही नहीं चलती तो तमाम सियासतदान भी क्या कर लेंगे, उन्होंने हुकूमत इसी मुल्क में रह के करनी है। तो ये बेहतरीन इस वक्त यही इसका इलाज है कि तमाम सियासतदान बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स जिनको पिलर्स ऑफ द स्टेट कहा जाता है, जुडिशरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया है और पॉलिटिशियंस है, उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। और सबसे पहले मईशत के ऊपर बात होनी चाहिए। जब पाकिस्तान की मईशत पटरी पर चढ़ जाएगी तो बाकी चीजें भी दुरुस्त हो जाएंगी। मईशत को संभाला देना बिल्कुल जरूरी है। सना मिर्जा की जानिब बढ़ूंगी। जी सना, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि जैसे आप स्टेटमेंट देखें कि IMF प्रोग्राम की वापसी सेन बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं नून लीग की बात करूं सना, तो नून लीग के होते हुए आप डिफॉल्ट नहीं कर सकेंगे, भले आपके पास 3 हफ्ते से भी कम रिजर्व मौजूद हो आपके खजाने में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मुस्लिम लीग नून की सलाहियतें नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, ये ना ही मईशत के ऊपर उनकी कोई एक्सपर्टीज है। उसकी वजह यह है कि जो 3 ब्रादर इस्लामी मुल्क है ना, और उसमें से गैर इस्लामी भी है जिसमें तुर्की है, मियां नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली के इनके साथ बड़े करीबी रवाबित है, यानी कि मुल्की सतह से हट के उनके एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है जो कि वहां की फैमिलीज के साथ मौजूद है, अदर देन चाइना। अब मेरी कहने का इस पॉइंट का मकसद सिर्फ ये है कि शरीफ फैमिली लगेगा कि यहाँ पर कोई चीज कोलैप्स करने वाली है या इकोनॉमी को हम नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो या तो चीन से या फिर सऊदी अरब से इमरजेंसी इकोनॉमी रिव्यू या कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स मांगेंगे, कुछ ना कुछ मराहत मांगेंगे। ये तो एक पॉइंट है। अब अगर हम आते हैं पाकिस्तान की पॉलिसीज की तरफ और मईशत की सिचुएशन की तरफ, जो डिफॉल्ट करने की बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने की है, तो देखिए एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है पाकिस्तान में, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे तमाम ऐसे मालियाती इदारे हो जो पाकिस्तान को फया सैलाब के बाद जिस तरीके से इमदाद पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो हर साल के हिसाब जा रही है। इसलिए पाकिस्तान के मांगने अपने केस को लड़ने के बावजूद भी पाकिस्तान को उस तरीके से एंटरटेन नहीं किया गया। अब बात आती है IMF की। IMF जब भी कभी हमें लोन देता है या फिर अपने प्रोग्राम्स को एक्सटेंड करता है, तो उस वो ये होता है कि क्रेडिबिलिटी उस मुल्क की क्या है और क्या वो बेहतर हो रही है या खराब हो रही है। दूसरा ये कि उसकी शराइत के ऊपर आप लोग तो जो IMF की रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने 2 का एक्सचेंज रेट पॉलिसी है पाकिस्तान की, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। फिर जो 7वां और 8वां रिव्यू सेशन था जिसमें IMF के हवाले से जो बातचीत की गई थी और पाकिस्तान से ठीक 2 चीजें मांगी गई थी, पाकिस्तान अभी तक उनको कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर सका, और यही वजह है कि जो वो नहीं हो सका। इसहाक डार साहब को मेरे ख्याल में ये जरूरत नहीं थी कहने की, जब वजीर खजाना वो बने हैं, सबसे ज्यादा अजीज है, और IMF जो है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उनको ये लगता है कि उनकी ये स्टेटमेंट्स जो है वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर सुने या देखे नहीं जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो बैनुल अक़वामी बरादरी है और खास तौर पर ये जो मालियाती इदारे हैं, ये आपके स्टेटमेंट्स को इस वक्त हायर लेवल के ऊपर क्या कुछ कहा जा रहा होता है उसको बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। फिर ये भी देखते हैं कि आया उस मुल्क में उन पॉलिसी के ऊपर कितना काम हो रहा है। आपके दिए हुए बयानात जो है कि ये गवर्नमेंट मुश्किल ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने देगी कि हम किसी डिफॉल्ट की तरफ जाए, लेकिन इनको फौरी तौर पर IMF को टेबल पर लाना चाहिए और उन एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज करना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के पास और कोई सेकंड चॉइस अब नहीं रही है। बिल्कुल ठीक। यशवीन जमाल, आपकी जानिब बढ़ूंगी, क्या कहेंगी आप? जी यशवीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है सना? जी 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 यशविन, क्या कहेंगी आप? मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा वाज़े तौर पे कहा है वज़ीर आज़म ने, जबकि उसकी तरदीद करें मिफ्ता इस्माइल, आप क्या कहेंगी?
अच्छा, थोड़ा सा, क्योंकि कल मैंने देखा जब वो इंटरव्यू चला मिफ्ता इस्माइल का, तो उसके बाद एक ही जुमला मैंने देखा कि रिपीट के ऊपर हर जगह पे चल रहा था कि मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया कि मुल्क डिफॉल्ट करेगा। मिफ्ता ने एक कॉन्टेक्स्ट में बात की है, पहले तो हमें उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर आईएमएफ के साथ जो अगला रिव्यू है वो तकमील तक नहीं पहुंचता या मामलात बहाल नहीं होते तो फिर एक खतरा हो सकता है डिफॉल्ट का। देखिए, आईएमएफ के एंड के ऊपर एक डिस्कशन के पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने दिया जाए या ना करने दिया जाए, ये उस वक्त बहुत ज्यादा वो थी, तेज थी, जब मिफ्ता इस्माइल साहब जो है इंचार्ज थे खजाना के, और उस टाइम पर मिफ्ता की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वो जो ग्रुप ये कह रहा था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट ना करने दें और रिव्यू में चले जाना चाहिए, मिफ्ता ने उस ग्रुप को कन्विंस किया और वो चीज प्रिवेल की आईएमएफ के अंदर। अभी की जो बात है, देखिए, आईएमएफ का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा अहमियत की एक चीज इसलिए है कि इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, आईएमएफ का आपके ऊपर ट्रस्ट करने का मतलब ये है कि इंटरनेशनली भी इन्वेस्टर्स का, दूसरे दोस्त ममालिक का, जिनका भी सना मिर्जा जिक्र कर रही थी, उनका भी एक एतमाद आप पर बहाल होता है। क्योंकि देखिए, जितने भी अच्छे ताल्लुकात हो जाए, जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उनकी बहाली के लिए कोई ना कोई एक लेवल ऑफ कोई गारंटी या कोई एक एतमाद की चीज चाहिए होती है किसी को भी आपको सपोर्ट करने के लिए। और उसकी मिसाल अभी सऊदीया वाला मामला है कि उन्होंने भी अभी करने से पहले की बात कही है कि आईएमएफ के साथ पहले अपने मामलात को अगर आप एक दफा देख ले, क्योंकि ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आईएमएफ के साथ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है मामलात को ठीक करना कि वहां से स्ट्रेट अवे पैसे आ रहे हैं, उससे एक इंप्रेशन ये जाता है कि मुल्क में रिफॉर्म्स का कोई एक सेट ऑफ जो शुरू हो गया है, मईशत उसके ऊपर काम कर रही है, तो उस चीज को भी बहाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहती हूँ कि किसी भी सियासी जमात को जो इक़्तिदार में है, उसको इस मुल्क के अंदर जहाँ पे मईशत कंसर्न है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पर अब गौर करना चाहिए। इट्स हाई टाइम, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस विद पाकिस्तान। तो ये जो मामला है, हमें उसको डील करने की जरूरत है। और जो ये डिफॉल्ट की जहाँ तक बात है, डिफॉल्ट का थोड़ा सा अगेन इसको पर्सपेक्टिव में रख के देखना चाहिए। मिफ्ता ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, उन्होंने ये कहा कि आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली नहीं होती तो सूरत हाल मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, सूरत हाल मुश्किल हो सकती है। सज्जाद मीर साहब, आप क्या कहेंगे? आपकी राय भी बहुत जरूरी है इस मामले पर। देखिए, बात यह है कि कौम इतनी डिवाइड है कि टेक्निकल मामलों से भी डिवाइड हो चुकी है। मैंने मुल्क के मुमताज मईशतदानों से यक वक्त अलग अलग इंटरव्यू किए और लगता है कि हर मईशतदान अपना एक नुक्ता नजर रखता है। दुनिया में होता ये है कि आपकी जो थ्योरी है, उस थ्योरी के तहत आप मईशत को चलाते हैं, उसके हटकर दूसरा आदमी और तरह सोचता है, और हुकूमतें ये होती हैं कि वो उस मईशतदान को लाती हैं जो उसके विजन और नजरिए के मुताबिक होता है। हम इस बात में पड़ गए हैं कि इस हुकूमत ने खराब कर दिया कि पिछली हुकूमत ने खराब कर दिया। अच्छा, गलतफहमियां ही बहुत होती हैं। मतलब मैंने कहा था, नसीम सिद्दीकी साहब को मैं वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने कहा था ग्रोथ रेट -1 हो गया था। ग्रोथ रेट जो था वो -1 हो गया था, ग्रोथ -1 नहीं हुई थी। ग्रोथ तो 323 से पता नहीं कितनी कम हो गई थी और आज तक शायद वहां नहीं पहुंच सकी। मैं उन चक्रों में नहीं पड़ता। मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ कि ये सारी जो मीशत तबाह हुई है, ये ना इसको साथदार ठीक कर सकता है, ना कोई इमरान ने प्लान दी है कि हम आके इस तरह ठीक कर देंगे। कोई किसी के पास नक्शा नहीं है। आप इस बात को तस्लीम करें कि मुल्क की मीशत खराब हो चुकी है, और इसको खराबी में कब से शुरू हुई, कब से नुक्ता आगाज हुआ, मैं उस पर कहीं आना चाहता। मुझे तो अपने प्रेजेंट एरा में ये लगता है कि जब से ये हम इस मुल्क में क्राइसिस लेकर आए हैं, जब से मुकदमात शुरू हुए हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, और जब से उसका सारा दौर शुरू हुआ है, हमारी मईशत किसी के काबू में नहीं आ रही। मईशत को काबू करने वाले वो लोग थे जो मईशत को समझते नहीं थे। हमें फंसा दिया गया इस मसले पर। इस वक्त कोई भी होगा, डिफॉल्ट तो हम करेंगे नहीं। डिफॉल्ट जो आईएमएफ में आ जाए वो डिफॉल्ट नहीं करता, वो तंग हमें करेंगे, लेकिन डिफॉल्ट हमें नहीं होने देंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट नहीं कर सकता। ये ठीक कहा मिर्जा ने कि हमारे जो इस्लामी मुमालिक से ताल्लुकात इन लोगों के या चीन के साथ हैं, तुर्की के साथ हैं, दूसरे मुल्कों के साथ हैं, हमें इमदाद मिल जाएगी। उसके अलावा भी इमदाद मिले। उसके अलावा ये है कि आईएमएफ हमें तंग तो करेगा, लेकिन हमें डिफॉल्ट नहीं होने देगा। अगर हम डिफॉल्ट हो जाते हैं तो आईएमएफ के प्रोग्राम में तो हमें है ना, पैसे नहीं दे रहा हमारा। मसला तो ये है, हम शायद उसकी शरायत पूरी नहीं कर रहे। ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो डिफॉल्ट कर दिया जाएगी, उसकी अपनी नाकामी की होती है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मईशत को हमें तस्लीम कर लेना। आप ये कह दें मईशत खराब हुई है इनके आने के बाद, ये इलेक्शन नहीं कराते इसलिए मईशत खराब है, इलेक्शन करा दें मईशत ठीक हो जाएगी, इमरान ये कहता है। दूसरे ये कहते हैं इमरान वापस पार्लियामेंट में आ जाए, मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। अदम इस्तेहकाम इसलिए कि इमरान सड़कों पे है, अदम इस्तेहकाम इसलिए कि इमरान किसी बात को मानता नहीं।
अदरवाइज का काम ये है जी। कि इमरान की पार्टी जो है वो दुनिया भर को लिखती है कि IMF को कहती है जी, कि ये ठीक। फलां चीज हो सर जाए। टाइम शॉर्ट है। तो इन बातों को, भाई बात सुन ले आप जरा, जी जी इन बातों को छोड़िए, इस बात को तस्लीम कीजिए कि पाकिस्तान की मैशत जो है बुरे हालों में है, इसको कैसे दुरुस्त करना है, सर जोड़ के बैठ के कोई तरकीब सोचें, वरना हम मुश्किल में यकीनन है लेकिन डिफॉल्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा और यकीनन मईशत की बेहतरी के लिए यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक के बाद मजीद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में अहम तरीन मौजू जो है वो हमारा है कि वसाइल की तकसीम पर इत्तेहादी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। क्या हुकूमती इत्तेहाद में सब कुछ अच्छा चल रहा है और हुकूमत की मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, चूँकि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो खासा नाराज़ नजर आ रहे हैं। सना मिर्ज़ा की जानिब बढ़ूंगी। सना मिर्ज़ा बताएगा, काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमती इत्तेहादियों को और मुश्किलात जो हैं हुकूमत की बढ़ती ही चली जा रही हैं। एक तो सना मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें आज मीर साहब जो है ना वो फुली फॉर्म में है, तो मैं आपसे कहूंगी कि हमें भी सुनने दें। वो कभी-कभी खुल के बोलते हैं और आज खुल के बोल रहे हैं और आप उनको मौका नहीं दे रही हैं। तो एक तो मैंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जी जी दूसरा देखें, जहाँ तक बताएं। अख्तर मेंगल साहब की पार्टी पे अगर मैं आऊँ, तो जो बलूचिस्तान का जो इशू है ना, ये एक ऐसा मसला है जिसपे हर हुकूमत ने आकर उनके कंधे पर हाथ ज़रूर रखा है, लेकिन किसी ने भी अपना कंधा देने की उन्हें कोशिश नहीं की। ऐसा ही है। अगर आपको याद हो तो शायद आगाज़ गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई थी, यानी कि पहली जमहूरी हुकूमत एक लंबे आमराना दौर के बाद जब आई थी, तो उन्होंने एक पैकेज लाया था, लेकिन वो भी बातों में था और वो कुछ अरसे इंप्लीमेंट होने के बाद वो भी गायब हो गया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून आई, उससे भी कुछ बरात रखी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकी। यकीनन। मेंगल साहब उनके साथ शामिल जरूर हुए, लेकिन आखिरी दौर में आपने देखा कि वो उन्होंने अलहदगी इख्तियार किया। तो मेंगल साहब बहस पार्टी सरबराह वो बहुत हद तक सही है। वो जो लापता अफराद की बात करते हैं, वसाइल की तकसीम की बात करते हैं, ये वो बातें हैं जो कि जस्टिफाइड है और होनी चाहिए। हुकूमत को क्या जरूरत थी कि रेकोटिक और इस किस्म के जो मंसूबे हैं वो वफाक के हाथ में देती है। एक ऐसा इलाका, एक ऐसा सूबा जो अरसा दराज से ना सिर्फ ये कि को हुकूक फराहम नहीं कर रहे हैं, फिर उसके अंदर वैसे भी शोरिश बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। किसी ना किसी तरह आपको उसको दूसरे सूबों से ज्यादा अकोमोडेट करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर भारत और दीगर जो कुव्वतें हैं वो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही हैं और वो ऐसे मौके की तलाश में होती हैं जबकि ये तमाम अनासिर ज्यादा पनप सके। तो कम से कम इस वक्त हमारी हुकूमत को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था। और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है और जैसे ही उनको पता चला कि अख्तर मेंगल साहब फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने इत्तेहाद में रहना है या छोड़ना है, तो उन्होंने फौरन उनके तमाम मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश की है और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये मसला बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से इमरजेंसी की बुनियादों पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। जब तक इसका टेन्योर है, इनको बलूचिस्तान को कहीं ना कहीं सेटल तरीके से आगे लेकर चलना पड़ेगा, वरना फिर ये मसाइल कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। यशवीन जमाल, क्या कहेंगी आप इस पर? जी देखिए, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है जो बैकग्राउंड अभी सना ने भी हमारे सामने रखा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल है जो कि अब सदर पाकिस्तान साइन कर चुके हैं और वो एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया है। अब जो एतराज़ है बलूचिस्तान से जुड़ी पार्टीज का, जिसके अंदर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो कि JUI से हैं, उन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि ये फोर्सफुली ये बिल पास कराया गया और डिसीट के जरिए ये बिल पास कराया गया है। अख्तर मेंगल साहब ने कहा जी कि इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, इन लोगों को हमसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, उनसे पूछ लिया जाता है, लेकिन हमसे मशावरत नहीं की जाती। तो ये पहले तो ये जो इशूज, ये जो एतराज़ात हैं, इनको दूर करने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है रेकोडिक वाला भी, और अगर अदरवाइज भी हम बात करें, देखें ये जो बात अभी सना ने की कि आने वाले दिनों में ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, तो थोड़ा सा इस चीज को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मेरे सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं, दे शुड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन भी है, क्योंकि इस पूरे मुआहदे का, इस पूरे मामले का जो है वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको तय कर दिया गया है, उसको ओके कर दिया गया है, अग्रीमेंट साइन होना है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग अग्रीमेंट 15 दिसंबर यानी कल के रोज तक साइन हो जाना चाहिए, वरना इंटरनेशनल जो रेगुलेशंस और रूल्स है उनके मुताबिक पाकिस्तान को डेली बुनियाद पर भारी जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है। हाँ, गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन जरूर किया है। इसके ऊपर 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसमें कहा गया कि जो कोलिशन पार्टीज के हेड्स हैं सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अगर किसी की कोई रिजर्वेशंस है तो अमेंडमेंट की सूरत में उनको बिल का हिस्सा भी बनाया जाएगा। लेकिन ये मैं समझती हूँ पहले करने की जरूरत थी। ये नाराजगियां बढ़ाकर, इट्स नॉट जस्ट कि हुकूमत के ऊपर उसका क्या असर होगा, कोलिशन मेंबर्स अगर निकल जाते हैं या कोई पार्टीज अगर नाराज होती हैं, ये ओवरऑल एक लार्जर, एक ब्रॉडर इशू भी है। बलूचिस्तान के बहुत सारे लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज हैं और अगर इस तरह की चीजों को नजरअंदाज किया जाता है तो फिर जाहिर है उनकी तरफ से शिकायत आती है, जो कि अब हम देख रहे हैं क्या आ रही है। ठीक है सज्जाद मीर साहब, पहले तो मैं माजरत करूंगी कि मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है टाइम की शॉर्टेज की वजह से। आप क्या कहेंगे इस तमाम तरह सूरत हाल पर?
करें ना कि ये सेगमेंट इतने अरसे का है, वरना वो बात बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आदत नहीं है लंबा बोलने की, लेकिन बता दिया करें कि इतनी देर का सेगमेंट है। ये प्रोड्यूसर साहब को मैं फोन करके रिक्वेस्ट भी करूंगा। खैर वो तो अलग बात है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान का मसला है ये बहुत नाजुक है, इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, ये आज का नहीं, बहुत अरसे का है। वहाँ 2 कोर के बराबर हमारी एफसी बैठी हुई है, कंट्रोल वही करती है। वहाँ शदीद ट्राइबल सिस्टम है, और जब ट्राइबल सिस्टम की ये हालत है कि जब बुक्ती की और मैंगलों की बहुत लगती थी, लेकिन जब बुक्ती की डेथ हुई तो मैंगलों ने कहा कि हमारा मसला हल हो गया है। और उन्हीं के इलाके में दहशतगर्दी का इसका भाई जो है वो दहशतगर्दी की बहुत सी, यानी कि एक विंग का हेड भी है। बहुत सारे मसाइल हैं जो बलूचिस्तान के ट्राइबल मुआशरे में पैदा हो सकते हैं, पैदा हुए। दूसरी तरफ हमारी ये 18वीं तरमीम है जो हमारे लिए कई बार मुश्किलात पैदा कर रही है। ये बल्कि दुरुस्त कहा गया कि हमने इस प्रॉम्प्टली इस मसले को हल किया है। और पिछली बार जो मसला बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट के साथ तय हुआ था, उसमें प्रॉब्लम हुए थे जिसके तहत इंटरनेशनल अदारे आ नहीं रहे थे और हमें जुर्माना हो गया था, जुर्माना देना पड़ता। अब हुआ ये है कि हम इस बात पे हमें गौर करना चाहिए कि ये सारी सूरत हाल है, इसमें बलूचिस्तान की हक तलफी ना हो। और मेरे ख्याल में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें हक तलफी नहीं है। असल बात ये है कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के लिए जितने फंड्स की जरूरत है वो वहाँ भी है, ट्राइबल एरिया में भी है और बहुत से इलाकों में है। क्या वो हम प्रोवाइड कर पाते हैं? नहीं प्रोवाइड करते, हमारे पास नहीं है। आपने बलूचिस्तान से स्टूडेंट को बुलाया, 100 स्टूडेंट को फ्री तालीम के लिए पंजाब के हॉस्टल में रखा पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनको जो हुआ जाते नाराजगी पैदा, कई मिसाइल पैदा हुए और नाराजगी पैदा हुई कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोयटे में क्यों नहीं है। तो ये बहुत सी फीलिंग होती है जिसे हमें सोशल चेंज के साथ ही बदला जा सकता है। और कैसे बदलेंगे, ये मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छी लीडरशिप हो तो वही ये काम कर सकती है। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी जी। देखिए बात यह है कि असल में इस मुल्क का जो असल मसला है ना वो करप्शन है, जिसे अब बुरा समझा ही नहीं जाता। अगर आप 90s का दौर देख लें तो उस वक्त भी जो हुकूमतें गिराई गई हैं वो करप्शन की बेस पे गिराई गई हैं। फिर मुशर्रफ साहब आ गए, फिर 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, किस तरह उन्होंने अपने फेक अकाउंट्स के ज़रिए, अपने करप्शन के ज़रिए अपने जो अपने थे उनके ज़राए उसको बढ़ाया। फिर नवाज शरीफ साहब का दौर आया, फिर इमरान खान का। हर ज़माने में करप्शन हुई है। देखिए बलूचिस्तान की आवाम कितनी है, जितनी फैसलाबाद की आबादी है 70 लाख, पूरे बलूचिस्तान सूबे की 70 लाख आबादी है। उस मुल्क से जो मादनियात निकलती हैं, जो गैस पूरे मुल्क में सप्लाई हो रही है, आप 70 लाख लोगों को जो है उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं कर सकते। करप्शन की फिर दोबारा बात करूंगा। अभी पिछले दिनों बात हो रही थी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए सैलाब ज़दगान में 70 अरब रुपया बांट दिया गया। बाबा ये कहाँ बांट दिया गया, कहीं ग्राउंड पे नज़र तो आना चाहिए। 70 अरब बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर 3.5 करोड़ लोगों को आप एक एक फर्द को भी पैसे देने शुरू करें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 70 अरब कितनी बड़ी रकम है। लेकिन कागज़ों में तमाम काम हो जाते हैं और करप्शन की वजह से जो है मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब तक हमारी अदलिया सही नहीं होगी, सही फैसले नहीं होंगे, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, जब तक करप्ट लोगों को सरेआम नहीं टांगा जाएगा, जब तक इस मुल्क के मसाइल हल होने वाले नहीं। ये बड़ा प्यारा मुल्क है, हमारे पास वसाइल भी हैं, हर चीज़ मौजूद है यहाँ पे, लेकिन जिनको डिलीवर करना चाहिए वो लोग डिलीवर नहीं करते, जिसकी वजह से आवाम जो है वो सफ़र करती है। इस मुल्क में सिर्फ आवाम सफ़र करती है, जिससे वोट लेके आप असेंबलियों में आके अमीर से अमीर तरीन बनते चले जाते हैं, बच्चे आपके बाहर पढ़ते हैं, आपका इलाज बाहर होता है, लेकिन सिर्फ जो पिसता है इस मुल्क में वो गरीब आवाम पिसती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वसाइल की तकसीम पर इत्तेहादी नाराज़ हैं। गुज़िश्ता अदवार में भी यही देखने में आया कि इत्तेहादी जो थे वो हुकूमत से नाराज़ दिखाई दिए, लेकिन अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काफ़ी मुतहर्रिक हैं और देखना यही है कि वो अपने इत्तेहादियों को किस तरह से मनाते हैं और उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं किस तरह से दूर करते हैं। हमारे सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहीं पर नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है। कल हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।